हे गाइस, मैं हूं आपका दोस्त रवि और वेलकम है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं रोज़गार विद अंकित सर का या सामान्य ज्ञान बुक, जिससे एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। मेरे पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था कि एनटीपीसी के कितने सारे क्वेश्चंस आए हैं इस बुक से। तो आने वाले और एग्ज़ाम्स में भी इसी बुक से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जैसे CHSL, GD, SSC GD, MTS, CGL, CPO, ये सब सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग कुछ इतिहास के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में हम जानते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस है। इसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। प्रागैतिहासिक काल वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः सभ्य नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल अज्ञात काल से 8000 ईसा पूर्व, मध्य पाषाण काल 8000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व, नवपाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में सीखी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल गेहूँ थी। जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के आहत सिक्के कहलाते हैं। रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ। प्रमुख वेद। अब हम वेद के बारे में पढ़ेंगे। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति तथा 10,462 रचनाएं हैं। और आगे हम देखते हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 21 नदियों का जिक्र मिलता है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, जिसका उल्लेख 3रे मंडल में है। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा 10 अन्य राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध पुरुषनी नदी पर लड़ा गया था। यजुर्वेद यह वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। अब हम पढ़ेंगे सामवेद। सामवेद इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। सामवेद में कुल 1549 रचनाएं हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई है। अथर्ववेद यह वेद सबसे बाद में लिखा गया है। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इस वेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख है। अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं, पिप्लाद एवं शौनक। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसमें बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। वेदांगों की कुल संख्या 6 है। शिक्षा, ज्योतिषी, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छंद। पुराणों की कुल संख्या 18 है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का सातवाहन वंश से तथा वायु पुराण का गुप्त वंश से है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इसके 2 अन्य नाम हैं, विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य।
अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी है। अब हम दूसरे पेज पे आ चुके हैं, तो हम आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कर्ण है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। अष्टाध्यायी पुस्तक का लेखक पाणिनि है। यह संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। सबसे प्राचीन स्मृति मनु स्मृति है। इसके लेखक मनु हैं। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। यह भद्रबाहु ने लिखी है। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। असम में पाए जाने वाले गिबन भारत का एकमात्र कपि है। अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इसे इंग्लिश में इंडस वैली भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व था। हड़प्पा टीले का सर्वप्रथम उल्लेख 1826 ईस्वी में चार्ल्स मैसेसन द्वारा किया गया। हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इन लोगों को तांबे में टीन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी, और ये दयाराम साहनी ने इसे 1922 ईस्वी में खोजा था सिंधु घाटी को। इसमें यह नहीं दिया था, इसलिए मैंने इसे बता दिया। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ तथा भूमध्य सागरीय थे। यह एक नागरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह लोथल को माना जाता है। सिंधु सभ्यता की लिपि भावनात्मक चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता में नगर तथा घरों को बनाने के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। सिंधु समाज मिथ्यात्मक था। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। ये लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधुवासी दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। लोथल में मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यहाँ गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। सिंधुवासी बत्तख को अत्यधिक पवित्र मानते थे। जूते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगान से प्राप्त हुए हैं। नक्शीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य भी कालीबंगान से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब हम देखते हैं सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सारे पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे बहुत सारे स्टेट के बारे में भी पूछ लिया जाता है। कौन सा कौन राज्य में स्थित है, तो हम देखते हैं। पहले हड़प्पा पाकिस्तान में है और ये रावी नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे है। चन्हुदड़ो पाकिस्तान में है और सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगान राजस्थान में है और घघरा नदी के किनारे है। लोथल गुजरात में है और भोगवा नदी के किनारे है। रोपड़ पंजाब में है और ये सतलज नदी के किनारे है। आलमगीरपुर मेरठ में है और ये हिंडन नदी के किनारे है। रंगपुर गुजरात में है और ये मादर नदी के किनारे है। धोलावीरा गुजरात में है और ये भी मादर नदी के किनारे है। बनमाली हरियाणा में है और ये रंगोई नदी के किनारे है। सुतका गेडोर पाकिस्तान में है और ये दासक नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। इनकी मुख्य फसल गेहूं और जौ थी और यह सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अग्निकुंड लोथल तथा कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। मनके बनाने के कारखाने लोथल तथा चंदुद्रो से प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा की मोहरों पर एक सींग वाले पशु का चित्र मिलता है। ये मोहरें स्टेलाइट धातु की बनी हुई थी। सिंधु सभ्यता के लोग मत्स्य देवी की पूजा करते थे और पशुओं में कुबड़ वाले सांड की पूजा करते थे। ये लोग सूती तथा ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे तथा मनोरंजन के लिए ये लोग मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना तथा पासा खेलने का प्रयोग करते थे। इनको तलवार का ज्ञान नहीं था
और आग में पकी मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। सिंधु समाज में प्रदास प्रथा तथा वेश्यावृत्ति भी प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग लाल मिट्टी से बर्तन बनाते थे तथा उस पर काले रंग का डिज़ाइन बनाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण बाढ़ को माना जाता है। ये थे कुछ पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स जो एग्ज़ाम्स में बहुत सारे पूछे जाते हैं सिंधु घाटी से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। ऋग वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और दूसरा उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। मैक्स मूलर ने बताया आर्य भारत में मध्य एशिया ईरान से आए थे और भारत में सर्वप्रथम पंजाब तथा अफगानिस्तान में बसे। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता थी। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ होता है। आर्यों की भाषा संस्कृत थी और यह ग्रामीण सभ्यता थी। प्रशासन की इकाई को 5 भागों में बांटा गया था: कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे। विष का प्रधान विषपति कहलाता था तथा जन के शासन को राजन कहते थे। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। स्त्रियों दोनों में भाग ले सकती थी। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ गायों की खोज था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। उग्र अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। ऋग वैदिक समाज को व्यवसाय के आधार पर 4 वर्णों में बांटा गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आर्य का समाज पितृसत्तात्मक था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी जिसका मुखिया पिता होता था और उसे कुलप कहते थे। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्यों में भाग लेती थीं। बाल विवाह तथा प्रदा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह कर सकती थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था। उपनिषदों की संख्या 108 है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन और कृषि था। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और प्रिय देवता इंद्र थे। ऊनी कपड़े को सामूल्य कहते थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था तथा तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। गाय की हत्या करने वालों के लिए मृत्यु दंड तथा देश से निकालने का प्रावधान था। ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण तथा सबसे पवित्र माना गया है। ऋग्वेदिक में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार तथा यमुना नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है। इसमें सिंधु नदी का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति देवता सबसे प्रिय हो गए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय होने लगी। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहते थे। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। महाकाव्य 2 हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गोत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक: योग दर्शन पतंजलि, न्याय दर्शन गौतम ऋषि, चर्वरक दर्शन चर्वरक, सांख्य दर्शन कपिल मुनि सबसे प्राचीन है। पूर्व मीमांस जैमिनी राय, उत्तर मीमांस बादरायण, वैशेषिक दर्शन कणाद या उल्क। तो दोस्तों अगले टॉपिक्स को हम कल कवर करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और आपको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, इसलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो और चाहिए वो नीचे कमेंट करें। मैं इस तरह की वीडियोस को और लेकर आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।